हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल एजुकेशनल एकेडमी पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। चलिए जल्दी से जुड़ जाएं और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, तो चलिए जल्दी से जुड़ जाएं और थोड़ा सा सेशन को शेयर कर दीजिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्र नहीं है, नहीं की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहा है क्या पहल या फिर माधुरी या फिर मर्यादा या फिर हंस, है ना। यहाँ पर प्रेमचंद द्वारा संपादित संपादित करने की बात हो रही है। ठीक है, संपादित करने की बात हो रही है कि इनके द्वारा संपादित ग्रंथ कौन सा, सॉरी कौन सा पत्र नहीं है ना। तो यहाँ पर जो इनके द्वारा संपादित पत्र नहीं है वो पहल नहीं है। ठीक है, पहल इनका नहीं है। इनका नहीं है तो किसका है, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहल इनका संपादित ग्रंथ नहीं है, और यहाँ पर देखिए इनका संपादित ग्रंथ पहल नहीं है, और ये पत्र पहल नहीं है। पहल पत्रिका का प्रकाशन जबलपुर से होता था। पहल पत्रिका के संपादक थे ज्ञान रंजन। कौन थे? ज्ञान रंजन थे। यह पत्रिका 1973 में शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 1973 में शुरू हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि माधुरी, मर्यादा और हंस पत्रिका के संपादक मंडल में मुंशी प्रेमचंद का नाम आता है। माधुरी इस पत्रिका का प्रकाशन 1921 में, है ना। तो सन जरूर याद रखिए, है ना। यहाँ पर 1973 में किसका हुआ है? पहल का हुआ है। संपादनकर्ता कौन थे? ज्ञान रंजन थे। और यहाँ पर 1921 में हुआ है किसका? माधुरी पत्रिका का। और नवल किशोर प्रेस लखनऊ से इसका संपादन होता था, प्रकाशन होता था। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट में देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस पत्रिका का पहला अंक जो है नवंबर 1909 में, किसका? मर्यादा पत्रिका का जो पहला अंक है वो 1909 में प्रयाग के अभ्युदय कार्यालय से प्रकाशित होता था। हंस पत्रिका का प्रकाशन 1930 में बनारस से प्रारंभ हुआ था, है ना। तो हंस पत्रिका का 1930, पहल का 1921, माधुरी का 1921 और मर्यादा का 1909, है ना। और ये कहाँ से होती थी? नवल किशोर प्रेस से होती थी। किसकी? माधुरी का प्रकाशन लखनऊ से होता था। मर्यादा का 1909 में प्रयाग से होता था। वहीं 1930 में बनारस से होता था हंस पत्रिका का संपादन। और जबलपुर से किसका होता था? तो पहल पत्रिका का 1973 से, है ना। संपादन करते कौन थे? तो ज्ञान रंजन थे। नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट कि क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? ये लेख किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का, भारतेंदु हरिश्चंद्र का, या फिर बाबू गुलाब राय का, या फिर रामचंद्र शुक्ल का? तो ये लेख जो है ये किसका लेख है, ये बात पूछी जा रही है। ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह लेख क्या निराश हुआ जाए निबंध से उद्गृत है ना। क्या निराश हुआ जाए ये निबंध का नाम है, उससे ये उद्गृत है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के अड़हत डुबे का छपरा अझड़ी बलिया नामक गांव में हुआ था, है ना। तो ज्यादातर बलिया जिले ही आता है ऑप्शन में। ठीक है, बलिया जिले में हुआ था, छपरा नामक गांव में हुआ था, ऐसा आता है दुबेपुर के छपरा, ऐसे ही ऑप्शन रहते हैं। नेक्स्ट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए इनका अशोक का फूल है, विचार संग्रह है, कुटज है, और कल्पलता ये इनके निबंध हैं। विचार और वितर्क इनका निबंध है। आलोक पर्व इनका निबंध है। किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नेक्स्ट है देव की कौन सी रचना राजा मोतीलाल को समर्पित है? देव की कौन सी रचना है जो राजा मोतीलाल को समर्पित है? रामविलास
जाति विलास, भाव विलास या फिर काव्य रसायन, है ना। तो यहाँ पर जो इनकी रचना लाल राजा मोतीलाल को समर्पित है वो है रस विलास है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनके कुछ मेन पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर देखिए देव रीति काल के आचार एवं कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। महाकवि देव द्वारा रचित ग्रंथ कौन कौन सा है? रसविलास है, जो कि राजा मोतीलाल को समर्पित रचना है। भाव विलास में रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन है ना, तो रस एवं नायक नायिका भेद का वर्णन किसमें है? भाव विलास में है। जाति विलास में विभिन्न जाति एवं प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। और रसायन काव्य रसायन में शब्द शक्ति और रसादि का वर्णन है, मतलब कि रस का वर्णन है और शब्द शक्तियों का वर्णन है, और इनकी अधिकतर रचनाओं में विलास लगा हुआ है। नेक्स्ट है जिंदगी नामा उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? जिंदगी नामा किसकी रचना है, जरा बताइए। जिंदगी नामा किसकी रचना है? जिंदगी नामा उपन्यास है 1978 है, 1979 है, या फिर 1973 है, या फिर 1974 है। जिंदगी नामा का प्रकाशन वर्ष पूछ रहा है कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है जिंदगी नामा का। तो जिंदगी नामा का जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1979 है, 1979 ईस्वी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़े से पॉइंट। जिंदगी नामा क्या है? यह उपन्यास है, यह कृष्णा सोबती का है, ठीक है, यह कृष्णा सोबती का उपन्यास है। इस उपन्यास पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है किसको? कृष्णा सोबती को साहित्य अकादमी मिला है किस पर? जिंदगी नामा पर। 1979 की रचना है और उपन्यास विधा की रचना है। लेखिका इसकी है कृष्णा सोबती। इस उपन्यास में पंजाब के किसानों और ग्रामीणों के जीवन का चित्रण किया गया है। तो यहाँ पर देख देगा कि निम्नलिखित उपन्यास में किसका वर्णन है? तो किसानों और ग्रामीणों के जीवन का चित्रण का वर्णन है। जिंदगी नामा उपन्यास पर ट्रेन टू पाकिस्तान, जो कि मैंने कल पढ़ाया था, ट्रेन टू पाकिस्तान, ये फिल्म बनी है जिंदगी नामा उपन्यास पर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कविता क्या है? निबंध के अनुसार कविता की आयु बढ़ती है मूर्त विधान से, नाद सौंदर्य से, या फिर वक्रोक्ति से, या फिर अलंकार से। कविता की आयु किससे बढ़ती है? ये नाद सौंदर्य से बढ़ती है। जब कविता में बहुत सारे वर्ड ऐसे रहेंगे जो कि पढ़ने में हमें खुशी महसूस करें, है ना, सजावट का भाव दें, तो वो क्या होते हैं? और ज्यादा पढ़ने में अच्छे लगते हैं। यहाँ पर देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार नाद सौंदर्य कविता की आयु बढ़ती है। और कविता क्या है? निबंध आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 से है, जो कि मैं कल पढ़ाई थी। ये भाग 1 में है, इनका भाग 1 में संगत है। यहाँ पर देखिए आचार्य शुक्ल के अनुसार जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे क्या कहते हैं? कविता कहते हैं। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं और 11 एवं 13 मात्राओं पर यति होती है? रोला में, गीतिका में, हरिगीतिका में, या फिर छप्पे में, है ना। तो यहाँ पे 24 मात्राएं हैं, तो 24 मात्राओं वाला यहाँ पर रोला ही है ऑप्शन में। गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, 26। हरिगीतिका में कितनी होती हैं? तो 28 होती हैं, ठीक है। और छप्पे में ये 24 और 26 पर इसकी यति होती है छप्पे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे, ठीक है। देखिए रोला एक सममात्रिक छंद है। कैसा छंद है? सममात्रिक छंद है। 24 मात्राएं होती हैं, अर्थात विषम चरणों में 11-11 मात्राएं एवं सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती। विषम का मतलब हो गया दूसरा और चौथा चरण, और तो यहाँ पर विषम हो गया दूसरा और चौथा चरण, और सम हो गया क्या? पहला और तीसरा चरण। यहाँ पर देखें रोला 4 पदों का छंद है, हर पद में 2 चरण होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि महिला कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि महिला कहानीकारों को उनके कहानियों के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है।
तो यहाँ पर देख लेते हैं महिला कहानीकारों को, उनके कहानी के साथ एक तरफ ममता कालिया, एक तरफ लेखिका है, कहानीकार हैं, और दूसरी तरफ क्या है, कहानियां हैं। यहाँ पर ममता कालिया का क्या है, उसका यवन, ममता कालिया का है उसका यवन, और उसके बाद है नासिरा शर्मा का है पत्थर गली, अलका सरावगी का क्या है, तो अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में, मेहरू निंसा का क्या है, तो मेहरू निंसा का है अंतिम चढ़ाई। क्या हो जाएगा, 3 3 4 1 2। देख लेते हैं 3 4 1 2 किसमें है, 3 4 1 2 है ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं इनकी कहानियों की थोड़ी सी व्याख्या। यहाँ पर देखिए ममता कालिया का है उसका यवन, नासिरा शर्मा का है पत्थर गली, अलका सरावगी का है कहानी की तलाश में, मेहरुन्निसा परवेज का है अंतिम चढ़ाई। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान का गोबर नामक पात्र किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। ये किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाला वर्ग है, या फिर रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, या फिर रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या फिर समाज सेवा करने वाले वर्ग का। तो ये किसका विरोध करता है, ये बात पूछी जाए, प्रतिनिधित्व करता है, तो ये रूढ़ि विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है कौन, गोदान, गोबर में गोदान। यहां पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए गोदान मुंशी प्रेमचंद का अंतिम सबसे प्रसिद्ध उपन्यास माना जाता है। ये प्रकाशन इसका है 1936 है ना, तो प्रकाशन पूछा जाएगा तो 1936। गोबर गोदान का सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं यथार्थ पात्र है, उसमें वह रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पर देख लेते हैं इसके प्रमुख पात्र, होरी इसका नायक है, और धनिया और झुनिया, मेहता, मालती और दाता दीन, ये इसके क्या है, कुछ प्रमुख पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। आधुनिक काल के साहित्य की जो सबसे बड़ी विशेषता वो क्या है, मात्र पद्य में उत्कृष्ट कृतियों की रचना है, या फिर गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, या फिर नव गीतों से संगीत के तत्वों को पिरोना, या फिर भावुकतापूर्ण कथनों को प्रश्रय प्रदान करना। यहाँ पर सबसे बड़ी विशेषता पूछी जा रही, तो सबसे बड़ी विशेषता इसकी है गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना, यही आधुनिक काल की सबसे बड़ी विशेषता है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आधुनिक काल के साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता गद्य को साहित्य के सशक्त माध्यम के रूप में प्रतिष्ठित करना। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों से प्रभावित हुआ। इसको हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग भी माना जा सकता है, जिसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी और पत्रकारिता का भी विकास हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है कि खलिक बारी किसकी रचना है। खलिक बारी की बात हो रही है, खलिक बारी किसकी रचना है, अमीर खुसरो की, निजामुद्दीन औलिया की, मलिक मोहम्मद जैसी की, या फिर नूर मोहम्मद की। तो ये खलिक बारी जो रचना है अमीर खुसरो की रचना है, यह एक शब्द कोश है और अरबी फारसी के शब्द, इसमें अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए इसकी थोड़ी सी व्याख्या बता देते हैं। खलिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, या फारसी, अरबी और हिंदी शब्दकोश है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम है अबुल हसन है। इनका उपनाम तुर्क ए अल्लाह एवं तोता ए हिंद है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो निजामुद्दीन औलिया कौन हुए, इनके गुरु हुए। यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को तोता हिंद की उपाधि दी है, और इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं के शासनकाल को देखा ना। कितने राजाओं को, 11 राजाओं के शासनकाल को देखा है किसने, अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट देख लेते हैं, लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ
कवि इनमें से कौन है? जयसी हैं, तुलसी हैं, अज्ञे हैं या फिर मुक्ति बोध हैं? तो यहाँ पे जो लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं वो है तुलसीदास। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास हैं और इनकी जो कृति है, एक सेकेंड, इनकी कृति रामचरितमानस को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लोक मंगल की साधनावस्था की काव्य माना है, साधनावस्था का काव्य माना है। तुलसीदास के संबंध में जॉर्ज गियर्सन का कथन है, महात्मा बुद्ध के बाद भारत के सबसे बड़े लोक नायक तुलसी थे, है ना। ये तुलसीदास ने कहा है किसके बारे में, सॉरी गियर्सन ने कहा है तुलसीदास के बारे में। वही हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, भारत वर्ष का लोक नायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। और लोक नायक किसने कहा है? गियर्सन ने कहा है तुलसीदास के बारे में। नेक्स्ट है कि मुझे थोड़ी चाय दो, थोड़ी चाय दो, ज्यादा नहीं, है ना। मुझे थोड़ी चाय दो, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है ना? संख्यावाचक है, परिमाणवाचक है, गुणवाचक है या फिर समुदाय वाचक है? तो यहाँ पर जब थोड़ी, कम, ज्यादा, अधिक, काफी, तो क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं विशेषण के भेद। विशेषण तो सबको पता होंगे कि नहीं पता है। यहाँ पर देखिए गुणवाचक विशेषण इसका पहला भेद है, संख्यावाचक दूसरा भेद है, परिमाणवाचक विशेषण तीसरा भेद है और सर्वनामिक चौथा भेद है। अब मैं बताते चलूं, इसके दो भेद हैं, एक है निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक। इसके भी दो भेद हैं, एक है निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। यहाँ पे रंग रूपी भेदभाव को बताया जाता है। यहाँ पर संख्याओं की विशेषता बताता है, यहाँ पे परिमाण की विशेषता बताता है, यहाँ पे सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट है व्याकरण विरुद्ध प्रयोग से उत्पन्न दोष को कहते हैं। तो व्याकरण विरुद्ध जो कि व्याकरण में गलतियां होती हैं, ठीक है, उस दोष को क्या कहते हैं? च्युत, संस्कृत दोष, गमत्त दोष या फिर किलकृष्ट दोष या फिर दुक्रमस्त दोष, है ना। तो यहाँ पर जो व्याकरण की अशुद्धियों वाला वाक्य होता है उसे कहेंगे च्युत संस्कृति दोष कहेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि एक सेकेंड, डिसलॉयल्टी किस नाटक की पात्र है? नीलदेवी की, भारत दुर्दशा की, अंधेर नगरी की या फिर चंद्रावली नाटिका की? यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यह किसकी नायिका है, पात्र है? ये है भारत दुर्दशा की। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे इसके बारे में। यहाँ पर देखिए डिसलॉयल्टी ये नामक पात्र भारतेंदु द्वारा लिखित नाटक भारत दुर्दशा का प्रमुख पात्र है। भारत दुर्दशा नाटक 1875 ईस्वी में कब लिखा गया? 1875 ईस्वी में। यह राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक है। तो राष्ट्रीय चेतना का पहला हिंदी नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा है। कब लिखा गया? 1875 में लिखा गया। यह एक व्यंग एवं प्रहसन है जो भारत की तत्कालीन दशा को चित्रित करता है। तो भारत की तत्कालीन दशा को चित्रित करने वाला नाटक निम्नलिखित में से कौन है? इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। तो कौन है? भारत दुर्दशा है, जो कि 1875 में इसका ये लिखा गया और राष्ट्रीय चेतना का ये पहला नाटक है। नेक्स्ट यहाँ कुछ इनके नाटकों को देख लेते हैं, भारतेंदु जी के, है ना। तो यहाँ पर देखिए नील देवी इनका नाटक है और राणा इंदर इसका पात्र है और परिया पात्र है, नील देवी ये पात्रा है। भारत दुर्दशा का है दुर्वेश, मदिरा लोभ, अहंकार, सत्यनाशी फौज और डिसलॉयल्टी ये इसका क्या है? इनके क्या है? पात्र हैं। अंधेर नगरी का है महंत गोवर्धन दास नारायण दास चौपट राजा, है ना। तो अगर ये पढ़े होंगे अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इसका क्या था? स्टेटमेंट था। बहुत ही अच्छा लगता था पढ़ने में, 8वीं क्लास की ये बुक में था, है ना। फिर चंद्रावली नाटिका है का क्या है? चंद्रावली है, ललिता है और वृंदावन है, ये इनके पात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सुधा और चंद्र किस उपन्यास के पात्र हैं? तो सुधा और चंद्र जो है ये सुनीता के पात्र हैं और ये
जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। यहाँ पर देख लेते हैं कुछ इनके और उपन्यास। सुधा और चंद्र धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों के देवता 1949 के पात्र हैं, ठीक है, 1949 के पात्र हैं। और यहाँ पर देखिए आगे का उपन्यास है नंदी के द्वीप। भुवन इसका पात्र है, गौरा और रेखा इसका पात्र है। जैनेन्द्र का है सुनीता श्रीकांत और हरि प्रसन्न इसके क्या है पात्र हैं। धर्मवीर भारती का है गुनाहों के देवता, सुधा और चंद्र इसका क्या है पात्र है। एक सेकंड, यहाँ पे मैंने ऑप्शन गलत लगा दिया क्या, हाँ गुनाहों का देवता, ठीक है, गुनाहों के देवता के हैं पात्र, गुनाहों के देवता के सुधा और चंद्र, सॉरी इसके लिए, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है मिस्टेक। यहाँ पर देखिए शिव प्रसाद सिंह का है नीला चांद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। कीर्ति वर्मा और मंत्री अनंत इसके क्या है पात्र हैं। नेक्स्ट है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडा गीत के रचयिता हैं, है ना। तो इस झंडा गीत के रचयिता कौन है? बालकृष्ण शर्मा नवीन है, मोहनलाल द्विवेदी हैं, या फिर श्याम लाल गुप्त पार्षद हैं, या फिर महाकाल चतुर्वेदी हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये श्याम लाल गुप्त पार्षद हैं इसके रचयिता विजय विश्व तिरंगा प्यारा के। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये सुविख्यात झंडा गीत जो है कब था? 1938 के कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था। इस गीत के रचनाकार कानपुर के श्यामलाल गुप्त पार्षद हैं। यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे अविकारी शब्द माना जाता है? तो अविकारी वो शब्द होते हैं जो कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। यहाँ पर देखिए अव्यय जो है अविकारी शब्द है, संज्ञा में परिवर्तन होता है, सर्वनाम में होता है, क्रिया में होता है। तो यहाँ पर अव्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऐसे शब्द जो कोई भी परिवर्तन या भी कोई विकार उत्पन्न ना करे वो अविकारी शब्द यानी कि अव्यय कहलाते हैं। यहाँ पर देखिए ये अव्यय के भेद कितने हैं? 4 भेद हैं और 4 भेदों में क्रिया विशेषण सबसे पहला है। क्रिया विशेषण के भी 4 भेद हैं, यहाँ वहां, इधर उधर, बाहर भीतर, बहुत बड़ा, अत्यंत अधिक। संबंध बोधक का है निकट, दूर, साथ, दूर, द्वारा और तरफ इत्यादि। समुच्चय बोधक का है और, एवं, अथवा, किंतु, परंतु, क्योंकि, इसलिए, और, अथवा, ताकि, ये सारे आते हैं समुच्चय बोधक में। यानी कि आपको अगर संयुक्त वाक्य के उपवाक्य याद है, उसकी पहचाने याद है, तो समझ लीजिए कि समुच्चय बोधक आपको रेडी हो गया, तैयार हो गया। विस्मय बोधक में क्या क्या है? हे, वाह, का, सब, बास, अरे, हाय, छी, ये सारे आते हैं शब्द। नेक्स्ट है कि गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है ना। गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता मानी जाती है। किसकी? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंद पंत की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, या फिर राजकुमार वर्मा की। यहाँ पर क्या हो जाएगा? राज नहीं होगा, राम होगा, ठीक है, राम कुमार वर्मा। तो ये सुमित्रानंदन पंत की पहली है, गिरजे का घंटा पहली कविता है और इसी पे इनको क्या मिला था? इसी पे इनको साहित्य अकादमी मिला था, गिरजे के घंटे पर। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। यहाँ पर देखिए गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता मानी जाती है। यह कविता सन 1916 में, कब? सन 1916 में प्रकाशित हुई। आचार्य शुक्ल पंत को छायावाद का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। उन्हें छायावाद का विष्णु भी कहा जाता है ना, छायावाद का विष्णु कहा जाता है। किसको? सुमित्रानंदन पंत को। तो निराला को क्या कहा जाता है? जरा कमेंट में बताना। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों के नाम है और सरस्वती के नाम से हमारी कौन जानी जाती है? महादेवी वर्मा। यहाँ कह रहा है कि सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किसके द्वारा हुआ? स्वामी हरिदास के द्वारा, हितहरवंश के द्वारा, श्री भट्ट के द्वारा, फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये किसके द्वारा हुआ है? स्वामी हरिदास के द्वारा हुआ है इसका प्रवर्तन। यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ी सी व्याख्या। सखी संप्रदाय निम्बार्क मत की एक शाखा है जिसकी स्थापना स्वामी हरिदास ने की थी। इसे हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि
इस संप्रदाय में भगवान कृष्ण की उपासना सखी भाव की से की जाती है, अर्थात इसमें भक्त सखी मानकर उनकी सेवा तथा उपासना करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है। कामायनी का नवा सर्ग कौन सा है, मैंने पढ़ाया है इसके सर्गों को। कर्म है, ईर्षा है, इंडा है और फिर स्वप्न है। तो नवा सर्ग की बात हो रही है, कामायनी का नवा सर्ग है इंडा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं कामायनी का नवा सर्ग इंडा है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कहानी हिंदी भाषा का एक महाकाव्य है। कामायनी रहस्यवाद का प्रथम महाकाव्य भी माना जाता है। इसके सर्गों को देख लेते हैं, वापिस से एक बार दिखा देती हूँ, ठीक है, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो और चाहे लिख लो। यहाँ पर देखिए, चिंता पहला है, दूसरा आशा है, तीसरा श्रद्धा है, चौथा काम है, पांचवा वासना है, लज्जा छठा है, कर्म सातवां है, ईर्षा आठवां है, इंडा तर्क बुद्धि ये नवा है और स्वप्न क्या है 10वां है, संघर्ष 11वां है, निर्वेद 12वां है, निर्वेद त्याग भी कहते हैं इसे, 13वां है दर्शन, 14वां है रहस्य और 15वां है आनंद। तो ये है इसके 15 सर्ग। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद की औपन्यासिक कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। इनकी औपन्यासिक मतलब कि जो उपन्यास वाली कृतियां हैं उनका सही क्रम पूछ रहा है। यहाँ पर कह रहा है सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि और गोदान, यही इसका क्या है सही क्रम है इनके उपन्यासों का। पहला है सेवा सदन, दूसरा है रंगभूमि, तीसरा है कर्मभूमि, चौथा है गोदान, गोदान सबसे अंतिम है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनके थोड़ा सा प्रकाशन वर्ष दिखा देती हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रकाशन वर्ष भी पूछा जाता है। तो देख लीजिए या चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए। सेवा सदन का प्रकाशन वर्ष है 1918 ईस्वी, रंगभूमि का है 1925, कर्मभूमि का है 1933, गोदान का है 1936। इसके पहले भी मैं बता चुकी हूँ पहले वाले क्वेश्चन में। तो 1918, 1925, 1933, 1936, आंख बंद करो एक बार बोल दो 1918, 1925, 1933, 1936, ये क्या हो गए सारे क्रम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं इनके कुछ प्रमुख उपन्यास, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए देवस्थान का रहस्य 1905 में, वरदान 1921 में, कायाकल्प 1926 में, गप 1931 में है। 1905, 1921, 1926, 1931। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में तीसरा सप्तक के कवि हैं, है ना। तीसरा सप्तक के कवि पूछ रहा है कि तीसरा सप्तक के कवि कौन है। यहां पर तीसरा सप्तक के कवि पूछ रहा है, एक सेकेंड। चले सुनई बिन काना कर विधि करम करई विधि नाना। तो देख लेते हैं तीसरे सप्तक के कवि कौन कौन से हैं, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए तीसरे सप्तक के कवि मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी, ये तीसरे सप्तक के कवि हैं, ठीक है। मदन वात्स्यायन, कुंवर नारायण और कीर्ति चौधरी। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस ऑप्शन में है, क्या आसाया, आशाया, आसाया किस में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा सप्तक कब आया था, 1959 में आया। इसके प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह और कीर्ति चौधरी, ये जो 7 कवि हैं, ये सातों कवि 7 कवियों का समूह था। ये तीसरे सप्तक के कवि हैं और हर 4 सप्तक हैं और हर सप्तक में 4 कवियों का जिक्र हुआ है, 7 कवियों का, सॉरी। नेक्स्ट है कि पत्रिका और संपादक प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प कौन सा है। यहाँ पर कह रहा है कि नटरंग मोहन राकेश का है, सारिका
अवध नारायण मुदल का है, नई कविता जगदीश गुप्त का है, आलोचना नामवर सिंह का है। तो यहाँ पे मैं बताते चलूं, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पर जो नटराज है ये मोहन राकेश का नहीं है, बल्कि किसका है तो बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए नटराज है नेमीचंद का, ठीक है। नट नटरंग किसका है? नेमचंद का है। सारिका मोहन राकेश कुछ समय तक इसके संपादक रहे। सारिका के अवध नारायण मृदुल भी रहे। नई कविता के जगदीश गुप्त और आलोचना के नामवर सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सी रचना अशोक वाजपेयी की नहीं है? नहीं की बात हो रही है। यहाँ पर कह रहा है एक पतंग अनंत में, ये इनकी रचना है। समय देवता इनकी नहीं है। सहर अब भी संभावना है, ये भी है। कहीं नहीं वहीं, ये भी इनकी रचना है, लेकिन यहाँ पर समय देवता इनकी रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए समय देवता अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। समय देवता नरेश मेहता की एक लंबी कविता है। क्या है? नरेश मेहता की एक लंबी कविता है, जिसमें धरती के विभिन्न भागों की संस्कृति, राजनीति, स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कुछ अशोक वाजपेयी की रचनाएं। ठीक है, कुछ अशोक वाजपेयी की रचनाएं देख लेते हैं। सहर अब भी संभावना है 1960 में। एक पतंग अनंत में 1984 का है। अगर इतने से तो 1986 का है। तत्पुरुष 1989 का है। कहीं नहीं वहीं 1991 का है। बहुरी अकेला 1991 का है। ये इनकी क्या है? कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कृतियों में से कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? नहीं की बात हो रही। यहाँ कह रहा है कि पावस, पयोनिधि, वर्षा, विनोद, गीत गोविंद, नंद और वेणु गीत, है ना। तो यहाँ पर ये तीनों ही इनकी हैं भारतेंदु की, लेकिन पावस पयोनिधि नहीं है। पावस पयोनिधि इनका नहीं है। तो इनका नहीं है तो किसका है? पावस पयोनिधि किसका है? पावस पयोनिधि के रचनाकार भारतेंदु के कवि गोविंद गिल्ला भाई हैं। कौन है? गोविंद गिल्ला भाई हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब 9:30 बजे की क्लास में फिर से मिलती हूँ, तो 9:30 बजे जुड़ना मत नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। जो लोग सेशन में आज नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्ले लिस्ट जरूर पढ़ें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।